बनाइए तो H2CO3। H2CO3 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। और एक स्ट्रक्चर के लिए बस आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। बन गया? किसको बीच में रखेंगे आप? ये भी एक ऑक्सी एसिड है, कार्बन को बीच में रखिएगा, 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। क्या जी बना लिए? बनाइए। SO2 का बनाइए तो SO2 बनाइए, SO3 बनाइए। एक बनाइए SO2, फिर बनाइए SO3। क्या नहीं बन रहा है? 5 हो गए, 6 हो गए। और अरे दोस्ती अच्छा रहता है तो 6 बैठ जाएं, 7 बैठ जाएं, चलता है। देखिए ना, इतना सारा जगह है, इधर उधर हो जाइए। बना लिए क्या? क्या SO2 कैसा बना? ये सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर इस केस में रह जाएगा। और SO3 में क्या करेंगे? SO3 में तीनों का तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया SO3 का स्ट्रक्चर और ये हो गया SO2 का स्ट्रक्चर। हाँ जी बोलिए। नहीं, कभी नहीं। ऐसा करना चाह रहे हैं आप? ऐसे में इसका ऑक्टेट नहीं ना पूरेगा, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है, सॉरी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में। तो 4 में से एक इधर बॉन्ड बनाया तो 2, इधर बनाया 2, तो 2 2 4 2 6 ही ना हो पाएगा। और गलती से कोऑर्डिनेट बन गया तो 6 6 ही रह गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो 1 वे शेयरिंग होता है, तो ये डबल ही रहेगा। आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते, ये ऐसा बनाना गलत हो जाएगा। कार्बन का जो कोवैलेंसी है वह पूरा नहीं हो पाएगा, फिर यह गलत है। कार्बन के केस समझ में है कैसे गलत है? बनाइए तो SO3 माइनस, SO3 2 माइनस बनाइए तो किसको बीच में रखेंगे आप? और आजू बाजू में ऑक्सीजन, 2 चार्ज है उसको प्लेस कीजिए, नॉर्मली बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। बताइए, सल्फर को बीच में रखना था आपको। अच्छा, आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास फिर है आज, और आज से क्लास 5 से 7 चलेगा। 5 से 7 समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे हैं? 2 घंटा पूरा। तो फिजिक्स छूट जाएगा तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे उसको। इसको ये ऑर्गेनिक, वो ऑनलाइन लेक्चर, हमारा वाला सारे क्लास का ऑनलाइन लेक्चर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्लास बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के होता नहीं है। सल्फर को बीच में रखेंगे, 3 ऑक्सीजन। कहाँ दे नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पर, किसी 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दे दो, एक इधर एक इधर, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सल्फर के पास इस केस में एक लोन पेयर रह जाएगा? देखो, हम अब आज के क्लास में अभी जो हम कर रहे हैं उसमें एक में भी ना लोन पेयर दिखा नहीं रहे हैं,
हम ये समझ रहे हैं कि अब तुम धीरे धीरे ये समझने लगे हो कि किस एटम पर कब कैसा लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है। और बात बड़ा सीधी सी है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया तो एक पेयर तो बचा हुआ होगा। अब इसको हम यदि इस रूप में दिखा दें या ना दिखाएं, अब आप उसको पकड़ सकते हैं। और यदि अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप 10 लेक्चर किए हैं और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दिक्कत है। यहाँ कितना होगा लोन पेयर? 2। इस दोनों में 3 लोन पेयर होगा, जिसमें इंक्लूड होगा वो निगेटिव चार्ज भी। चलिए बनाइए तो Na2SO4 का स्ट्रक्चर। Na2SO4 ये थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल है अभी तक जो जितना भी आपको दिया गया है। सुनिए ध्यान से थोड़ा। ये सोडियम मेटल एटम है ना, सोडियम मेटल एटम है ना, ये कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, ये हमेशा आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा नन मेटल के साथ। तो इसको बनाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसको तोड़ के बताइए तो ये टूटेगा कैसे। ये एक Na पर 1 प्लस होगा तो 2 Na पर, तो कुल मिला के ये टूटेगा 2 Na प्लस, यानी Na प्लस का 2 आयन, और ये टूट के देगा SO4 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर तो आपको बनाने आता है ना, कैसे बनाएंगे बताइए तो। सल्फर 4 ऑक्सीजन चारों तरफ दे दीजिए, किसी 2 पर निगेटिव चार्ज प्लेस कीजिए, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएगा। बचा कितना Na प्लस? 2 Na प्लस। यही 2 Na प्लस ना 1 Na प्लस यहाँ से जुड़ जाएगा और 1 Na प्लस यहाँ से जुड़ जाएगा। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, Na2SO4 के इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। इसी स्ट्रक्चर को यदि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिखाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी यह ऐसे भी दिखाया जा सकता है। और ध्यान रहे, यदि हम यहाँ पर Na के साथ ऐसा लग रहा है कि हम सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। अब आपका मेंटल लेवल इस बात को तुरंत पकड़ सकता है कि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो बनने वाला कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेटल एटम है और ये नॉन मेटल एटम है। मेटल एटम और नॉन मेटल एटम आपस में हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, जहाँ पर ये मेनली होगा ये इस रूप में Na प्लस माइनस इस रूप में। तो कहीं पर यदि ये प्लस माइनस तो न्यूट्रल ही हो जाएगा ना, तो कहीं पर ये डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। समझदारी आपकी होनी चाहिए कि वहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है ये चीज़? टीचर समझदार होंगे तब, टीचर आपसे हमेशा ज़्यादा समझदार होंगे, वो समझ लेंगे। हाँ जी बिल्कुल देंगे, सही है, वो दोनों तरीका सही है। अब टीचर 50 रुपये घंटी वाला होंगे तब हम नहीं कह सकते। लिखिए आगे बनाइए तो Na2SO3, Na2SO3 बनाइए। Na2SO3 बनाइए, SO2Cl2 बनाइए, CuCl2 बनाइए, CCl4 बनाइए, NCl3 बनाइए, PCl5 बनाइए। देखो अब इसमें तुम क्या सीख रहे हो? इसमें तुम ये सीख रहे हो कि अब तुमको ना वो घेरने वाले काम से आज़ादी मिल चुकी है। वो जो डॉट हम डालते थे फिर घुमाते थे कि उसमें 8 पूरा कि नहीं पूरा, अब हम किसी भी मॉलिक्यूल पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं और उसके डायरेक्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं।
इस सब में से सबको आप एक एक करके बनाइए, कोशिश कीजिए, आपसे हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए आप। पहला स्ट्रक्चर Na2SO3 का यहाँ पर दिखाया गया है, दूसरा स्ट्रक्चर SO2Cl2 का यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ से कुछ कुछ लफड़ा स्टार्ट हो चुका है, लफड़ा स्टार्ट हो चुका है। इस स्ट्रक्चर को कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते, क्या जी यही ना कह रहे हो, ये ना कह रहे हैं आप? ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है वनस्पति इसके, और ये इसी प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। एक्चुअल में होता क्या, देखो ये सब सिंगल बॉन्ड बना के ना, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है डबल, तो ये पॉसिबल डबल बॉन्ड में ज़्यादा स्टेबल होता है, सिंगल बॉन्ड में यह स्टेबल कम होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करता है, इस स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करता है। क्या कार्बन तो यूनिक नेचर का चीज़ है ना, आप ऑर्गेनिक यदि पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो यूनिक नेचर इसका बताया गया था, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, ये तरीका गलत है। दूसरी एक और बात सुन लीजिए, होने के लिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती है, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका प्रॉपर वे है, जिस तरह से उस मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली जाना गया है, उसमें यही केवल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। CCl4 कैसे बने? अच्छा एक और है, क्या हुआ? सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ हाँ हाँ। COCl2 कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O Cl, इसका स्ट्रक्चर वहाँ पर बताया गया। फिर NCl3 कैसे बनाएगा? NCl Cl, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, हर क्लोरीन पर भी 3-3 लोन पेयर होगा। PCl5 कैसे बनेगा जी? PCl5 फॉस्फोरस बीच में और पांचों क्लोरीन को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में दिखा दीजिए, लाइक दिस। CCl4 भी है, CCl4 है तो इसमें कार्बन के साथ 4 क्लोरीन दिखा दीजिए। तो यहाँ पर जितना भी मॉलिक्यूल दिया गया था उस सब का स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया। अब इसमें इसी स्ट्रक्चर के टर्म में कुछ एक्सेप्शनल केस है जिस पर अब हम लोग काम करेंगे। उस एक्सेप्शन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक बात आप पढ़ लीजिए जिसका नाम है बेसिसिटी। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। बेसिसिटी, हेडिंग डालिए। सबसे पहले आप जानिए कि बेसिसिटी वर्ड का यूज किसी एसिड के लिए किया जाता है, एसिड के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। और ये क्या है लिखेंगे, नीचे एरो देके लिखेंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम present in one molecule of an acid, total number of replaceable hydrogen atom present in one molecule of an acid is called बेसिसिटी। जैसे यहाँ पर हम कुछ एसिड लिख रहे हैं और इस तरफ हम इसका बेसिसिटी लिख रहे हैं। ध्यान दो इधर, HNO3 बताइए तो ये कैसे टूटता है? H प्लस में और NO3 माइनस में, तो H प्लस टूट के निकल जाएगा, यही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कहलाया, और इसीलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1। H2SO4 कैसे टूटेगा?
यहाँ से कुल कितना H प्लस निकल सकता है? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2। H2CO3 ये कितना होगा? 2। H3PO4 कितना होगा? 3। और इसी में ना H3PO3 ऐसा लगता है कि इसका बेसिसिटी 3 होगा, लेकिन इसका होता कितना है? 2। और इसी में H3PO2 यहाँ भी लगता है 3 होगा, लेकिन होता केवल 1 है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 एक्सेप्शनल केस है जिसको डिस्कस करना है अभी, ठीक है। यही दोनों वह एक्सेप्शनल केस है जो आपको बाद में उलझा देगा, हो सकता है परेशान कुछ कर दे। इसी दोनों स्ट्रक्चर को आप देखिए। इस दोनों एक्सेप्शनल केस को समझने के लिए आपको पहले एक जो नॉर्मल केस है उसको समझना पड़ेगा, फिर आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। शुरू करें बताना। हम एक केस देखते हैं H2SO4 का। H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है जिसमें सेंट्रल एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, और उस 4 ऑक्सीजन एटम के साथ साथ हमको लगाना है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यहीं पर ना लगेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये H2SO4 टूटता कैसे है भाई? ये टूटता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, ऐसे ही ना टूटता है ये, इसमें और इसमें। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच बना हुआ सिंगल बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर जाता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र करने लगता है किसके टुवर्ड्स? ऑक्सीजन के टुवर्ड्स। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि ये इस पर आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं, यह कमज़ोर बॉन्ड पोलर बॉन्ड पानी में जाके कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये ऑक्सीजन, और यही कंपाउंड कन्वर्ट कर जाता है कंप्लीट माइनस और यहाँ पर कंप्लीट प्लस। यहाँ पर भी कंप्लीट माइनस और कंप्लीट प्लस, और जब कंप्लीट माइनस और कंप्लीट प्लस आ जाएगा तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड वहाँ तब रहेगा नहीं। अब बताइए तो कुल कितना H प्लस निकला यहाँ से? 2H प्लस। इसी को हम लोग कहते हैं 2H प्लस। देख पा रहे हैं आप? और ये देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? SO4 2 माइनस। इसी को हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम वह हाइड्रोजन एटम होता है जो टूट जाता है पानी में डालने के बाद, और टूटेगा केवल वही हाइड्रोजन एटम, एसिड का केवल वही हाइड्रोजन एटम टूटेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज दूसरा कोई टूटने वाला नहीं है। यदि कहीं दूसरे जगह पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम तो वो टूटेगा नहीं, वो हमेशा जब भी टूटेगा तो ऑक्सीजन के साथ जो है वह टूटेगा। तो इसी स्थिति में अब 3 अलग अलग एग्जाम्पल देख लीजिए, बस ये लास्ट हो जाएगा। सबसे पहला हम आपको ये 3 दिखाते हैं, इस तीनों का हम लिखेंगे एक एक करके। लिखो तो H3PO4, इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से आप बना लीजिए। बताइए इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? 3। काहे 3 है? काहे कि इसमें तीनों जो हाइड्रोजन है वह किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, इसीलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब इस दोनों को देखिए, इस टॉपिक के बाद अब स्टार्ट होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, जिसमें आप सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक से कुछ नया थ्योरी आया है, उस सब पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अभी है एक H3PO3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस और तीन ऑक्सीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं H3PO3। जब ये पानी में जाएगा ना तो केवल दो ही हाइड्रोजन टूट पाएगा। कौन 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 टूटेगा? ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये और ये टूटेगा। ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, ये नहीं टूटेगा। इसीलिए जब तुम इसको पानी में डालोगे ना तो ये टूटता है 2H+ में, और साथ साथ टूटता है ये, एक H रह जाता है, P और 3 ऑक्सीजन, इस तरह से ये टूटता है। इसीलिए इसका जो बेसिसिटी होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम यहाँ 3 है तो इसका बेसिसिटी कितना होगा? 3। बताइए इसका बेसिसिटी कितना होगा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 है तो यहाँ बेसिसिटी 2 होगा। और इसी तरह का एक और केस है जो एक्सेप्शनल है, यही एक्सेप्शन है। वहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर यह हाइड्रोजन क्यों नहीं टूटा? क्योंकि यह उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के इतना नहीं होता है। यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड में ज़्यादा पोलरिटी नहीं डेवलप होता है, जिस वजह से ये पानी में टूटता नहीं है। पानी में सिर्फ ये टूटेगा और ये टूटेगा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक जो स्ट्रक्चर है H3PO2, इसका ऐसा होता है स्ट्रक्चर। इसमें आप गौर कीजिए, केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम यहाँ हो जाएगा 1 और बेसिसिटी हो जाएगा इसका 1। और ये यदि पानी में डालोगे तो टूटेगा एक H+ में और साथ साथ टूटेगा H2PO2- में। तो इस दो एक्सेप्शनल केस को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको बराबर रिपीट होते रहता है ये। और यहाँ से केमिस्ट्री के जानकार लोग जनरली क्वेश्चन कर देते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो या फिर कहीं जनरल कहीं बैठे हुए उसकी बात हो। दो चार गो स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट है जो बचा हुआ है, अभी नहीं हम बताए हैं। तो अगला क्लास में 5 से 10 मिनट में स्ट्रक्चर पर काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को हम लोग बोलते हैं VVT। और ये VVT सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में ही नहीं आता है, जहाँ जहाँ केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट आता है सब में VVT आ जाता है। वो जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये सब बात जो हम बोल रहे हैं वो अभी आपको आगे के लिए समझ में अभी नहीं आएगा। बस इतना जानिए कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है VVT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।